हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और सीरियल वाइज से हर एक चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा। हर एक चैप्टर का मैं वीडियो बना दूंगा। यह सेट्स का स्टार्टिंग है और आपको कंटिन्यूस इसमें वीडियो मिलेगा फुल डिटेल में और थ्योरी आपका पूरा इसमें रहेगा। तो सबसे पहले जब पढ़ते हैं हम लोग सेट्स के बारे में। सेट्स क्या है? तो सेट्स है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। मीन्स कि एक ऐसा कलेक्शन जो क्या होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन तो बहुत सारे चीज़ का हो सकता है, जैसे मान लो कि एक तरह से पेन लिया गया, पेन और कुर्सी ले लिया गया। तो पेन और जो कुर्सी है और पेन कुर्सी पलंग टीवी जो भी है साथ में यहाँ पर रख लेते हैं तो वो भी एक कलेक्शन है। लेकिन कलेक्शन जो लेना है वह कलेक्शन एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड कहने का मतलब जैसे आप ज्योमेट्री बॉक्स अगर लेते हैं तो ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी एलिमेंट है एक वेल डिफाइंड है कि ज्योमेट्री के लिए यह सब ज़रूरी है। तो एक आपका सेट हो गया। जैसे श्रृंगार बॉक्स में, तो श्रृंगार बॉक्स में जितने भी सामान होते हैं वह वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका आपका श्रृंगार करने में उसका यूज नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर समझ में अच्छे से आ गया होगा। A well defined collection of object is called a set। बहुत लोग अगर पूछेंगे तो डायरेक्ट बोल देंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट। सो सिर्फ कलेक्शन नहीं, उसमें आपको वेल डिफाइंड ऐड करना जरूरी है। यानी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। आप कोई भी सामान ले लेंगे, जैसे आप एनिमल को ले रहे हैं तो एनिमल जब लेंगे तो एनिमल को समूह को लेंगे या सेट अगर बना रहे हैं तो एनिमल को वहाँ पर रखेंगे। ये नहीं कि एनिमल की जगह पर कुछ दूसरा और चीज़ यहाँ पर रख दें। यानी जो भी कलेक्शन कर रहे हैं, ये बुक है अगर है 10th का बुक, तो 10th का सब बुक है तो कलेक्शन है, वहाँ पर कलेक्शन है, अब वेल डिफाइंड है कि 10th का ही बुक यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ पर यह बोला गया कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो आपको सेट का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। अब पूछा जाएगा आपसे क्या यह सेट है? तो कैसा कलेक्शन? इंटरेस्टिंग बुक्स का। तो इंटरेस्टिंग बुक्स वो डिपेंड करता है पर्सन पर कि अगर बुक्स पढ़ रहा है तो किस टाइप का बुक उसको इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसमें हम लोग यह नहीं बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स यह सेट है, क्योंकि यह डिपेंड करेगा पार्टिकुलर आदमी पर कि उसको किस टाइप का। हो सकता है कि एक आदमी के लिए वो इंटरेस्टिंग बुक हो और दूसरे आदमी के लिए वह बकवास हो, यह हो सकता है। तो इसलिए यह वेल डिफाइंड एक कलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए यह सेट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो, यह सेट में आपका नहीं आएगा। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल
short boys of your class. तो द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास। और पूछा जाए कि यह सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास। तो इसमें भी बोला गया आपको कि आपका जो क्लास है उस क्लास में छोटा जो लड़का है उसका कलेक्शन करना है, लेकिन इसमें पार्टिकुलर ऐसा नहीं दिया गया है, यह पैमाना ऐसा कुछ नहीं है कि जो 4 फीट है या 3 फीट है या 2 फीट है। तो इसमें इसको मतलब कि किया गया कि जैसे अगर किया जाता कि 3 फीट से छोटा जो है वो शॉर्ट्स में आएंगे, अगर उसमें अगर डाल दिया जाता तो उससे तक सेट बन जाता, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं शॉर्ट के बारे में। तो मतलब पार्टिकुलर इसमें एक फिट होना चाहिए था या इतना इंच या सेंटीमीटर में देना चाहिए था, तो यह नहीं दिया। सिर्फ बोला गया कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास। तो नहीं, ये भी आपका सेट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें ले लेते हैं हम लोग द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एजेज एक्सीड 15 ईयर्स। तो इसमें आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में एक पैमाना या एक मेजरमेंट यहाँ पर दे दिया गया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एजेज एक्सीड 15 ईयर्स। जो 15 साल से क्या है ऊपर में है उसको कलेक्शन करना है। तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स दे दिया गया। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन अगर दे देता कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट बॉय, तो किसको इंटेलिजेंट बोलेंगे? उसका कोई पैमाना नहीं होता, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट दे दिया गया 15 ईयर्स, इसलिए यह आपका सेट में आ जाएगा। तो यह आपका सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज एजेज एक्सीड 15 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। द कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ भी ये आपको बोल दिया गया कि मुंशी प्रेमचंद का जो भी नॉवेल है उसका कलेक्शन करना है। तो ये भी कलेक्शन हो जाएगा कि जो मुंशी प्रेमचंद का जो भी नॉवेल है उसका कलेक्शन तो हो जाएगा। तो अब ये बताना है कि यह सेट होगा या नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। अगर इसी में अगर दे देता कि द कलेक्शन ऑफ बेस्ट हिंदी नॉवेल्स, तो ऐसा कोई उसमें पैमाना नहीं होता। लेकिन इसने बोल दिया कि मुंशी प्रेमचंद का, तो हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। और कि वेल डिफाइंड है, बुक के बारे में बोल रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यह है, तो यस यह है।
तो चलिए, आपको सेट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पर चलेंगे वह टॉपिक है हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट के बारे में पढ़ेंगे। जो सेट हम लोग बोलें, सेट तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, कलेक्शन बहुत सारा हो सकता है। अब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि उसको कैसे लिखा जाए, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सेट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। हाउ टू डिस्क्राइब सेट। तो सेट को डिस्क्राइब करने का दो मेथड है, और दो मेथड से हम लोग सेट को लिखते हैं। और दोनों क्या है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए दोनों आपको लिखने आना चाहिए। तो चलिए, देयर आर टू मेथड। जो फर्स्ट मेथड है, तो फर्स्ट मेथड का नाम है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। अब यह है कि रोस्टर फॉर्म यानी इस फॉर्म में लिखते कैसे हैं, या टेबुलेशन मेथड में, लेकिन मेन हम लोग रोस्टर फॉर्म ही बोलेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग कोई भी अगर दे दिया गया तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका क्या है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि इसको हम लोग एक करली ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में लिखते हैं और बीच में कॉमा लगाते हैं। जैसे करली ब्रैकेट लगा कर आप लिखते हैं, जिससे आपको नेचुरल नंबर बोल दिया गया, तो व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज़ द काउंटिंग नंबर। तो करली ब्रैकेट लगा देंगे, आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे डैश 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 करके आप लास्ट में करली ब्रैकेट लगा देंगे। तो बिटवीन टू ब्रेसेस, यानी दो ब्रैकेट के बीच में हम लोग उसको लिखेंगे और कॉमा बीच में हम लोग लगा देंगे। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं उसको, रोस्टर फॉर्म को। We list all members of the set, retain braces and separate by commas. तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जो भी हम लोग क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन को जो हम लोग लिखेंगे, आंसर उसका लिखेंगे, वो जो ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट के अंदर उसको लिखेंगे और कॉमा लगाते जाएंगे। जैसे आपको बोला गया, इसी में आपको जैसे होल नंबर के बारे में बोल दिया गया लिखना है, तो करली ब्रैकेट जो ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा देंगे
और इसमें लिख देंगे 0,1, 2, 3, 5, ऐसे लिख देंगे। तो होल नंबर के क्या हो गया, या कलेक्शन हो गया। यानी बीच में आपका कॉमा लगा देना है। जैसे मान लो कि नेम लिखना है मनोज, तो ऐसा लिख देंगे करली ब्रैकेट में एम, ए, एन, ओ, जे। तो यानी आपको करली ब्रैकेट लगाकर उसमें आपको लिख देना है। तो चलिए एक छोटा सा एक ऊपर में पॉइंट है, ऊपर में पॉइंट थोड़ा सा बता देते हैं उसको, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। तो वो अलग से आप ऊपर में लिख दीजिएगा। जो ये साइन आप देख रहे होंगे, साइन, इस साइन का नाम है बिलोंग। इस साइन का क्या नाम है, बिलोंग। मतलब बिलोंग मतलब वह उसे बिलोंग करता है। और ऐसे लेकर के ऊपर से काट देंगे उसको, तो उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग। ये आपको बहुत बार यूज होगा, हमेशा यूज होगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए। ऐसे बाद में भी लिखते हैं, लेकिन पहले याद पड़ा तो सोचे कि इसको लिख देते हैं आपको, कि बराबर यूज पड़े, अब फिर आप कन्फ्यूजन ना हो कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसका नाम है बिलोंग। जैसे वन क्या है, वन लिख सकते हैं कि वन है, वन एक नेचुरल नंबर है। यानी इसको लिख सकते हैं 1 बिलोंग टू कैपिटल N। यानी जो 1 है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर इज द काउंटिंग नंबर। तो 1 है तो 1 क्या नेचुरल नंबर में है, तो हाँ लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू N, कैपिटल N। 1 है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। -1 करता है, नहीं करता है, तो -1 करके उसको काट दिए। तो -1 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। जो -1 है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। किसका क्वेश्चन, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसका हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो चलिए इसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिखा गया है ए और इक्वल टू। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे उसको याद कर लेंगे। ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म आगे है, उसमें ऐसे लिखना है, उसमें बता दिया जाएगा। लेकिन जैसे भी पढ़ेंगे क्वेश्चन को वैसे आप उसको भी पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो लिखा हुआ ए करली ब्रैकेट एक्स सच दैट, जो डबल डॉट है, डबल डॉट, तो डबल डॉट का नाम है सच दैट। एक्स करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। बोला गया है इसमें एक इंटीजर क्यों लिखो। एक्स क्या है, एक्स इज अ इंटीजर एंड एक्स जो है 6 से छोटा -4 से बड़ा, यानी एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। यानी 6 से छोटा लेना है और -4 से बड़ा लेना है। अब इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको कि एक आप इंटीजर को लिखिए, आप एक इंटीजर को लिखिए जो -4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। यानी 6 से छोटा हो, में 6 लेस देन 6, एक्स 6 से छोटा हो एंड ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा हो। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे और लिखने के लिए आपको बता दिया गया कि इसको करली ब्रैकेट करके इसको हम लोग को लिखना है। तो आप खुद दिमाग लगा के बता सकते हैं कि x का वैल्यू आप लिखना है 6 से छोटा और -4 से बड़ा। तो -4 से बड़ा कौन हो जाएगा नंबर, तो -4 से बड़ा नंबर आपका हो गया -3, लेकिन इंटीजर में लिखना है। क्लियर, आपका -3.9 भी हो जाएगा, लेकिन क्या लेना है इंटीजर में, इसलिए आपको लेंगे -3, -2 हो जाएगा, -1, 0,
1 2 3 4 और 5। तो चलिए इसको लिख लेंगे। बोला गया है कि करली ब्रैकेट में लिख करके कॉमा बीच में लगा देना है। देखिए आप लिखें -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और जो क्वेश्चन जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ते हैं। और उसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग इससे यह था क्वेश्चन का कि आप एक सेट है ए। कौन सेट है? ए एक सेट है जिसमें एक्स इंटीजर है। कैपिटल ए एक सेट है जिसमें एक्स क्या है? इंटीजर है। और एक्स इंटीजर है जिसमें आपको वैल्यू को जो लेना है 6 से छोटा होना चाहिए और -4 से बड़ा होना चाहिए। यानी 6 से छोटा और -4 से बड़ा आप वैसे एक सेट बनाइए। तो सेट हम लोग बना दिए यहाँ पर, आसान पड़ा। लेकिन अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि -4 से बड़ा कौन है और 6 से छोटा कौन है। और इंटीजर में, किसमें? इंटीजर में। तो इंटीजर में उसको ऐसा लिख दिया गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ताकि बेसिक आपको कंसेप्ट कम से कम क्लियर होना चाहिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बी में लेते हैं। यहाँ पर करली ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया गया। अब एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स एक वर्ड है और मैथमेटिक्स वर्ड को बोला गया कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे रोस्टर फॉर्म में। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन जब मिले वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड को जब भी रोस्टर फॉर्म में जब भी आपको लिखना होगा तो एक बात उसमें आप ध्यान रखिएगा, एक बात कि जो लेटर आपका रिपीट करेगा, जो लेटर आपका रिपीट करेगा उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एम लिखा गया, ए लिखा गया, टी लिखा गया, एच लिखा गया, ई, और फिर ए आ गया, दोबारा ए आ गया ना उसके बाद, तो फिर दोबारा ए को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें ए पहले से आ गया है। ए जब पहले से आ गया है तो ए को हम लोग अब दोबारा इसमें नहीं लिखेंगे। ए के आगे क्या है? यहाँ पर आपका टी है, टी तो पहले हो गया था, आई हो गया, आई लिखेंगे, सी है और एस है। यानी जो भी हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे वो एक बार ही यूज होगा, उसका लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी एम 2 बार आ गया तो ऐसा नहीं है कि उसमें एम कॉमा एम लिखेंगे। एम को सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक बार ही उसमें लिखेंगे। तो चलिए ये भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का वर्ड बेस्ड जब रहेगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो आप लिख लेंगे, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सी। आपको जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो भी आपको पढ़ने आना चाहिए कैसे इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन सी को पढ़ते हैं। सी इक्वल टू यानी सी क्या है? सी एक सेट है। सी क्या है? सी एक सेट है। एक्स सच दैट इसको इस प्रकार लेना है कि एक्स क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। और एक कंडीशन डाल दिया गया कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू माइनस एक स्क्वायर का वैल्यू 9 से छोटा हो और या बराबर हो सकता है। यानी एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9। अब एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो 9 से छोटा हो। तो एक्स का वैल्यू कौन सा आ जाएगा इसमें यहाँ पर? जैसे -3, तो -3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9 आ जाएगा।
तो -3, -2, -1, -0, -1, -2, 3 आप रख लेंगे कुछ भी -3 से 3 के बीच में। जैसे -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, सही है। -2 का स्क्वायर 4, तो 4 इज लेस देन 9, सेटिस्फाई कर जाएगा यहाँ पर। अगर -4x की जगह पर 2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी -2 जो कंडीशन डाल दिया गया x² -9, वो कंडीशन देखना है। x² लेस और इक्वल टू 9 क्या है, कंडीशन डाल दिया गया है कि x का वैल्यू सिर्फ वैसा ही रखना है जो 9 से छोटा हो। जैसे 4 नहीं है, अगर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाता, जो 9 से बड़ा हो जाता। तो सिर्फ आपका आंसर में हो जाएगा -3, -2, -1, -0, -1, -2, 3। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन आपको देंगे, अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म के में आपको लिखना है। अब इस मेथड में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, तो अंडर दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और we list the property or properties satisfied by all the elements of the set। यानी उसमें हमको प्रॉपर्टी के रूप में लिखना है we list the properties और properties satisfy all the elements of the set। जैसे सेट में कुछ भी अगर लिखेंगे तो दो ही मेथड में आता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे क्वेश्चन इसके पहले हम लोग क्वेश्चन दिए थे वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था क्वेश्चन, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था और उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे थे। क्लियर, पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए वह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था और उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे थे, जो आप देखे होंगे। और अब जो क्वेश्चन हम लोग देंगे उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आपको रोस्टर फॉर्म में आपको देंगे, क्वेश्चन देंगे रोस्टर फॉर्म में, आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप नीचे देख लिए होंगे अभी कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, जिससे पहले हम क्वेश्चन में दिए एक्स सच दैट एक्स हैज ए प्रॉपर्टीज ऑफ पी, और उसका जो प्रॉपर्टी है उसको आपको लिख देना है। The set of all those x such that each x satisfied properties P। The set of all those x का वैसा सेट such that each x satisfied the properties P, मतलब P के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, वही करली ब्रैकेट में लिखना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन वही लिखते हैं, राइट द सेट ए इक्वल टू, इसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा।
ताकि आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, क्वेश्चन को किस तरह से आपको बनाना है। तो राइट द सेट ए यहाँ पर ले लिया गया करली ब्रैकेट में 3, 6, 9, 12, 15, 18 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में यह आपको लिखना है। तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब किस टाइप को लिखना है, तो वही जो प्रॉपर्टीज है, जैसे ए है तो ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, इतना तो आपको लिखना ही है। एक्स सच दैट एक्स तो आपको लिखना है। फिर एक्स का प्रॉपर्टीज लिखना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 6 लिखा हुआ है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। यानी हमको यहाँ पर दिखा कि ये तो 3 का मल्टीपल है। जो लिखा हुआ है यह क्या है, 3 का मल्टीपल है। और 3 का मल्टीपल कहाँ से कहाँ तक है, तो 3 × 1 यानी 1 है, 3 × 1, फिर 3 × 2, फिर 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 × 4, 3 × 4, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x, और x इक्वल टू क्या है 3n। अभी आपको बताया कि x का जो लिखा हुआ है सेट वो क्या है, आपका 3 का मल्टीपल है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए यहाँ पर x इक्वल टू 3n। अब हम लोग बस क्या लिख देंगे यहाँ पर कि जो n का जो वैल्यू है n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 6 तक यहाँ लिखा गया है, 6 तक मल्टीप्लाई हो गया। तो वेयर n जो है स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, स्मॉल n बिलोंग मतलब है कैपिटल n, कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लेना है, n का वैल्यू लेस देन 6 यानी 6 से छोटा या उसके बराबर, n लेस और इक्वल टू 6, अब n ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी x जो क्वेश्चन में लिखा गया था वो एक 3 का क्या है मल्टीपल है, क्या है 3 का मल्टीपल है। जहाँ n का वैल्यू हम लोग 1 लिए यानी 3 1 जा 3, n का वैल्यू 2 लिए 3 2 जा 6, फिर n का वैल्यू 3 लिए 3 3 जा 9, n का वैल्यू 4 लिए 3 4 जा 12, n का वैल्यू 5 लिए 3 5 जा 15, n का वैल्यू 6 लिए 3 6 जा 18। यानी n का जो वैल्यू लिए n क्या लिए ले रहे हैं 1 2 3, 1 2 3 क्या है 1 2 3 काउंटिंग नंबर है 1 2 3। तो वही बस यहाँ पर लिख दिया गया था कि अब n का वैल्यू 6 से छोटा या उसके बराबर, 1 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया होगा, उसको आप खुद से भी लिखने का 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेट B, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 करली ब्रैकेट। इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको क्या दिख रहा होगा, ये जो लिख रहे हैं वो पकड़ना है सभी चीज़ों, क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। आप पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखा कि 53, अब 53 के बाद 59 है, 5 भी नहीं है, 55 भी नहीं है। तो ऐसे सिंपल डायरेक्ट एक ऑड नंबर तो खैर है ही,
लेकिन सीक्वेंस में भी आना चाहिए, 55 भी आना चाहिए, तो नहीं है। तो अब देखें कि ये क्या नंबर है जो लिखा है, यह एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, ये सब क्या है? आपके प्राइम नंबर में है। और जो प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर आपको दिख रहा होगा कि 50 से जो ऊपर प्राइम नंबर है तो वह है 50 से ऊपर प्राइम नंबर कौन है? तो 50 से प्राइम नंबर ऊपर में एक 53 है और दूसरा 80 से छोटा है। तो उसको हम लोग लिख लेंगे b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम। एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक्स एक प्राइम है जो 80 से छोटा है, जो आपका 80 से छोटा है और 50 से क्या है? वो बड़ा है। 80 से छोटा और 50 से आपका यहाँ पर बड़ा है। यानी आपसे पूछ दिया जाता अगर 50 से 80 के बीच में प्राइम नंबर बताओ, 50 से 80 के बीच में प्राइम नंबर बताओ, तो आप बता सकते थे आराम से कि 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही आपको किस फॉर्म लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम, अब एक्स इज लेस देन 80 और ग्रेटर देन 50। और क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन देंगे तो आप खुद थोड़ा सा इसमें प्रयास करेंगे। आप पॉज कर लेंगे उसको, आप पॉज करके उसको पहले देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर c इक्वल टू क्या है? 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37 और 7/50। तो ऊपर में तो दिख रहा होगा, ऊपर में आपका 1 है, 2 है, 3 है, तो ऊपर में तो कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि सीरियल वाइज में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन जब नीचे में देखेंगे तो नीचे में आपका क्या है? 2 है, उसके बाद क्या है? आपका 5 है। अब इसको पकड़ना है किस सीक्वेंस में आ रहा है? 2, 5, 10 ना, 17, 26, 37 और 50। तो नीचे वाला देखा गया कि n² + 1 के फॉर्म में है, n² + 1 के फॉर्म में है। जिससे n का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1² 1 + 1 = 2। n का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। n का वैल्यू 3 जब रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। तो इसी फॉर्म में आपका लिखा है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, x करली ब्रैकेट में करके लिख लेंगे कि x सच दैट x इक्वल टू n/n² + 1। किस फॉर्म में है? n/n² + 1। और स्मॉल n आप क्या है? यहाँ पर एक नेचुरल नंबर में है। तो स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n का जो वैल्यू यहाँ पर हम लिए
वह 7 से छोटा या उसके बराबर या 1 से बड़ा या उसके बराबर, यानी n इज लेस और इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर इक्वल टू 1। तो जो आप लिखें n स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, इसमें आप n का वैल्यू 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे इस सीक्वेंस में। तो आपका ये पूरा जो लिखा हुआ है यह इसको सेटिस्फाई कर देगा। क्लियर? इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग लिख देते हैं ताकि आपको दिखे। चलिए इतना क्वेश्चन कर दिए तो आपको कुछ समझ में यहाँ पर आ गया होगा पैटर्न, किस पैटर्न पर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करली ब्रैकेट में -6, -4, -2, -0, -2, -4, -6। इसी बराबर से आपको सोचते रहना है किस पैटर्न पर ही आएगा, वो पैटर्न को यहाँ पर लिखना है। एक सच दैट x इक्वल टू, जो पैटर्न है उस पैटर्न को आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। -4 है, उसमें क्या करेंगे कि -4 आ जाए ना, फिर -2 आ गया, फिर 0, फिर 2, 4 और 6। तो इसमें दिख रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू क्या है आपका, ये 2 के मल्टीपल में जाएगा। ये सब जितना भी लिखा हुआ है 2 का ये मल्टीपल है। वेयर n बिलोंग्स टू z, यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर जो लेना है वह इंटीजर लेना है। इंटीजर को हम लोग z से डिनोट करते हैं और इंटीजर को हम लोग कभी कभी i से भी डिनोट करते हैं। तो इसलिए लिखा गया यहाँ पर n बिलोंग्स टू z एंड n लेस इक्वल टू दैन 3 और ग्रेटर इक्वल टू दैन -3, यानी n का जो वैल्यू आपको लेना है वह 3 से छोटा या उसके बराबर आ जाए और -3 से बड़ा हो या उसके बराबर। यानी x इक्वल टू 2n है, तो x इक्वल टू 2n में आपको जो n का वैल्यू है वो आपको पुट कर देना है। नेक्स्ट है सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट। कुछ जो टर्म है वो सेट से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ है आपका पहला एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वाइड सेट, नल सेट, यानी एक वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, कोई एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं हो, वैसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। यानी अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। यानी एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। A set containing no element at all is called a empty set or null set। यानी एक सेट है
जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं। वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, वैसे सेट को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एम्प्टी सेट। और उसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, या ब्रैकेट लगा देना है। तो यहाँ तक आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट। और इसको बोलेंगे हम लोग वाइड सेट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पर फाई से, या करली ब्रैकेट लगा करके उसमें खाली छोड़ देते हैं। तो इससे एग्जाम्पल किस टाइप का हो जाएगा, जैसे आपको एक बोला गया कि वैसा आप सेट लिखें जो आपका दे दिया गया, सेट दे दिया गया जिसमें सिर्फ नेचुरल नंबर दे दिया गया। क्या दे दिया गया? नेचुरल नंबर। और उसमें बोल दिया गया आपको इसमें निगेटिव नंबर का एक जो इसमें निगेटिव है उस निगेटिव को बाहर निकालिए। तो क्या पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल नहीं हो सकता है कि नेचुरल नंबर में निगेटिव आ जाए। या ऐसे बोल दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बोला गया कि एक्स का इसमें लिस्ट बनाना है, एक्स का सेट बनाना है जो इसको 0 बंद कर दे। तो क्या एक्स का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है रियल नंबर में? रियल नंबर में एक्स का ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है कि जिसको स्क्वायर करके 1 इसमें ऐड करेंगे जिस 0 के बराबर होगा? तो कोई नहीं होगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछ दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स का वैल्यू आपका रियल नंबर लेना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू अगर पुट करने के लिए अगर बोल दिया गया कि जो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो ऐसा कोई होगा नहीं। तो इस सब केस में क्या लिखते हैं हम लोग कि फाई या नल सेट। तो चलिए इसमें क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन से आपको समझ लेते हैं। इससे आपको पूरा अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा कि न एम्प्टी सेट, वाइड सेट या नल सेट हम लोग किसको बोलते हैं। अब ये सब क्या है, पूरा फ्रिक्वेंटली आपका यूज होगा। तो a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कॉमा दे दिया 2x प्लस 3 इक्वल टू 4। यानी आपको बोल दिया गया यहाँ पर कि नेचुरल नंबर लीजिए जो आपको x दिख रहा है, 2x प्लस 3, x का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर लीजिए जो 4 आ जाए। तो चलिए x का वैल्यू सबसे छोटा नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1। क्या लेते हैं? 1। तो 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 आपको आ जाएगा यहाँ पर 5, तो 4 आएगा। आप x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे नेचुरल नंबर में, x इसकी केस में आप x का वैल्यू नेचुरल नंबर में रखेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर का वैल्यू उठा करके x, कोई भी नेचुरल नंबर का जो वैल्यू है वो x में पुट करेंगे, तो कभी ये 0 के बराबर देगा, ये 4 के बराबर देगा। तो कोई x का वैसा वैल्यू नहीं है नेचुरल नंबर में जो इसको 4 के बराबर बना दे। तो x का आंसर क्या होगा इसमें? आपका नल सेट, या उसका आंसर हो जाएगा 5। कोई x का वैसा वैल्यू नहीं है जो 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 के कंडीशन को सेटिस्फाई करे। 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 को कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो वैसा x में, x का नेचुरल नंबर में कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 के कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स का वैल्यू वैसा पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स के जगह पर आप नेचुरल नंबर पुट करें
अगर बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे करके कि एक्स का वैल्यू आपको नेचुरल नंबर पुट करना है, एक्स की जगह पर क्या नेचुरल नंबर पुट करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो के बराबर बन जाए। तो कोई वैसा एक्स का वैल्यू है जो इसको जीरो के बराबर बना देगा? तो नहीं, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। इसलिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5। तो हम लोग एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ लिए। ऐसा टर्म क्या होगा, यूज होगा आपका सेट में, इसलिए कुछ कुछ टर्म के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एम्प्टी सेट था और दूसरा है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट कहने से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगलटन यानी सिंगल, यानी वैसा कोई सेट जिसमें एक ही वैल्यू दे, एक सिंगल वैल्यू दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। A set containing exactly one element is called a singleton set। कोई सा सेट है जो एग्जैक्टली वन एलिमेंट को कंटेन करता है, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगलटन सेट। अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। वैसा सेट जो एक एलिमेंट को कंटेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब देखिए यहाँ पर ए लिए ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या लिख जेड। ऐसे एक बार हम सब लिखवा देंगे, यहाँ पर समझ जाएंगे आप कि जो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन लिखा था, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। अब एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर। क्या होता है दिमाग में रखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू जेड लिखा हुआ है, जेड। जेड मीन्स जेड को हम लोग डिनोट करते हैं इंटीजर, मतलब इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं हम लोग आई से भी नोट करते हैं, कैपिटल आई से भी, और जेड से ज़्यादा यूज होता है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 किस कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो कभी क्या होगा कि एक्स की जगह पर -5 पुट करेंगे तो -5 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी वहाँ एक्स की जगह पर -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब लिख दिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो एन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट इन विच प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी किसी को हम लोग काउंट करेंगे तो फाइनली मेरा काउंटिंग आ जाए, काउंटिंग मेरा एंड हो जाए, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। और जिसका काउंटिंग नहीं हो पाएगा, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, वैसा सेट जो फाइनाइट नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट।
चलिए आपको समझ में आ गया होगा। जिसको हम लोग काउंटिंग करके काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग करने के बाद वो इंड हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट सेट्स। अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट उसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट। क्लियर? यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। और उसको हम लोग डिनोट करते हैं इन अ ब्रैकेट में ए और स्मॉल इन ब्रैकेट ए। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंटेन इन अ फाइनाइट सेट कैपिटल ए इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल इन एंड ब्रैकेट में लिख दिया गया है यहाँ पर ए। और ए इक्वल टू जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो इसको काउंट कर सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 काउंट कर सकते हैं। टोटल कितने हैं? 6 एलिमेंट है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 टोटल कितने हैं? 6 एलिमेंट है। तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट इज एन इनफाइनाइट। तो आपसे पूछ दे कि लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट सेट। कोई सर्किल दे दिया गया, सर्किल में कितने पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं। तो आपका ये सब हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट में आपका आ जाएगा कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। एक लाइन में कितना पॉइंट है, एक लाइन में कितना पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए वो आपका आ गया इनफाइनाइट सेट। तो चलिए आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया समझ में अगर आ गया होगा तो आप पक्का कमेंट बॉक्स में पक्का आप कमेंट करेंगे। और रेगुलर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर कहीं डाउट भी रहे किसी पार्टिकुलर चीज़ पर, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, तो भी आप वहाँ पर लिखेंगे।